देखो बेटा, कल आपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन पंजाब के जो टॉपिक्स थे वो किए थे, उसके जो मेन टॉपिक्स थे, ठीक है, कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, कैसे आप मीनिंग दोगे। तो आज के लेक्चर में जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बेसिस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपको रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आने हैं, ठीक है। हरमन अपना बेटा कैमरा ऑफ, वो माइक ऑफ करो। अब देखो, हमने देखना है क्रॉपिंग पैटर्न इन पंजाब। पंजाब का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो कैसा है। देखो, क्रॉपिंग पैटर्न रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ कल्टीवेट of various crops in an area in accordance with circumstances and needs. क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि आप कैसी फसलें लगाना चाहते हो, उसका पैटर्न आप किस वे से रखोगे। ये डिपेंड करता है कि आपका वहाँ की सिचुएशंस कैसी हैं, उस सॉइल की, उस वेदर की नीड्स क्या है। It is evaluated with the reference to the proportion of area under different crops at a point of time. और इसको evaluate कैसे किया जाता है कि हमने देखना है कि different proportion of area, कि जहाँ पे हमने सीड लगानी है वो एरिया कैसा है, ठीक है। उस पर उस टाइम पे, जैसे सपोज कर लो आप रावी सीजन में रावी क्रॉप्स लगाते हो, ठीक है, सोनी सीजन में सोनी वाली क्रॉप्स लगाते हो। तो ये हम आपको क्लियर होना चाहिए कि उस रेफरेंस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग उस पर कौन सी क्रॉप्स उस सॉइल के अकॉर्डिंग सुटेबल है, उस वेदर के अकॉर्डिंग सुटेबल है। द क्रॉपिंग पैटर्न इन पंजाब हैज अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज। कह रही हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न है पंजाब का वो उसमें सब्सटेंशियली एकदम से चेंजेस आ रहे हैं, विद वीट एंड पैडी emerging as a major crop rotation in पंजाब। अगर आप वीट एंड पैडी को देखो, ये क्या है, इसमें emerging हो रही है मेजर क्रॉप रोटेशन, रोटेशंस हो रही हैं पंजाब में। देयर आर 2 सीजन्स ऑफ क्रॉपिंग इन पंजाब। पंजाब में आपको एज यूजली भी पता है, पंजाब में 2 टाइप्स की क्रॉप होती हैं, पंजाब खारिफ क्रॉप्स एंड रावी क्रॉप्स। एंड अकॉर्डिंगली मेन क्रॉप्स ऑफ पंजाब आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पंजाब की जो मेन क्रॉप्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है खारिफ क्रॉप्स, नेक्स्ट वन है रावी क्रॉप्स। तो इसमें क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन पंजाब, ठीक है, हाईलाइटेड है क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है, क्रॉपिंग पैटर्न रेफर क्या करता है कि पैटर्न कैसा चूज करते हैं पंजाब के एरिया के अकॉर्डिंग विद द रेफरेंस ऑफ टाइम्स, नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। ये एवेल्युएट किया जाता है, इसको देखा जाता है कि किस प्रपोर्शन आप किस एरिया में, जैसे सपोज आपने लास्ट सेमेस्टर में हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, तो सॉइल में हमने देखा था ना कि कौन सी सॉइल में कौन सी जो क्रॉप है वो सूटेबल है। अगर आप देखो तो सैंडी एरिया में कैक्टस ही अपने आप ग्रो कर जाता है, बाकी नहीं ग्रो कर सकते, तो ये चीज मैटर करती है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग कि विद रेफरेंस ऑफ टाइम, विद रेफरेंस ऑफ एरिया हमें डिसाइड करना पड़ता है हमने कौन सी क्रॉप्स लगानी है। तो ये भी उन्होंने साथ में मेंशन किया है कि पंजाब की जो क्रॉपिंग है वो अंडरगोस चेंज होती रहती है। उसमें पहले वीट एंड पैडी से एमर्जिंग उसमें बहुत सारी क्रॉप्स, अब मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद उन बेसिस पे, सभी क्रॉप्स के बेसिस पे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जो है सबसे पहले मेन क्रॉप्स को नाम क्या दे दिया गया है, खारिफ क्रॉप्स एंड रावी क्रॉप्स। अब देखो खारिफ क्रॉप्स होती क्या है। खारिफ क्रॉप्स, प्राची आपको मेरी आवाज बहुत कम आ रही है। यस मैम। ओके, आपका वॉल्यूम ठीक है? यस मैम। ठीक है, देखो अब है आपके पास खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स क्या है, आर शोन ड्यूरिंग समर एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग विंटर। देखो जो खारिफ क्रॉप्स है वो कब सोन की जाती है, समर में, एंड उसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, विंटर के टाइम में। दीज क्रॉप्स इंक्लूड राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो खारिफ क्रॉप्स हैं वो समर के सीजन में सोन की जाती हैं एंड उनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, विंटर के सीजन में, ठीक है। वो उगाई जाती हैं समर सीजन में और उनको कट कब किया जाता है, विंटर के सीजन में। इसमें आपको पता ही है राइस, ज्वार, राइस तो हमारे आसपास बहुत सारे एरियाज में नजर आती है,
ज्वार, बाजरा, मेज, कॉटन, शुगर केन, ये सारी क्या है, खारिफ क्रॉप्स। नेक्स्ट वन है आपके पास रावी क्रॉप्स। रावी क्रॉप्स आर शोन ड्यूरिंग विंटर, ये विंटर के सीजन में शोन की जाती हैं। एंड हार्वेस्ट कब की जाती है, समर के सीजन में। इसमें वीट है, ग्राम है, बैरले है, ऑयल सीड्स आर द मेन रावी क्रॉप्स है। ठीक है, ये आपकी रावी क्रॉप्स है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि खारिफ क्रॉप्स जो है वो समर के सीजन में सॉन की जाती हैं और विंटर के सीजन में हार्वेस्ट की जाती हैं। उससे उल्टा है, रावी क्रॉप्स विंटर के सीजन में सॉन की जाती हैं और हार्वेस्ट कब की जाती हैं, समर के सीजन में। अब नेक्स्ट आ गया, ऑल द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है फूड क्रॉप्स, नेक्स्ट है कमर्शियल और कैश क्रॉप्स, नेक्स्ट है फिर फूड क्रॉप्स। ठीक है, इस देखो दो, इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फूड क्रॉप्स, नेक्स्ट है कमर्शियल और कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का मतलब जो हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ग्राम हो गया, बैरले हो गया, ऑयल सीड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कमर्शियल और कैश क्रॉप्स जो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो की जाती हैं, लाइक आपके पास शुगर केन हो गया। ठीक है, जिससे लाइक फैक्ट्रीज चलती हैं। ठीक है, अब देखो हम पहले पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में। Wheat, rice, maize, bajra, gram, barley and pulses are the main food crops of पंजाब। ये पंजाब की मेन फूड क्रॉप्स हैं। इसमें राइस, ज्वार, बाजरा, मेज आर द खरीफ क्रॉप्स, ये सारी क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं। ग्राम इज अ रावी क्रॉप, जो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, ग्राम क्या है, आपके विंटर सीजन में ग्रो की जाती है और समर सीजन में हार्वेस्ट की जाती है। तो ग्राम क्या है, एक रावी क्रॉप है। वीट एंड राइस आर मेन क्रॉप्स ऑफ पंजाब, आपको ये तो पता ही है कि वीट और राइस क्या है, जो मेन क्रॉप है पंजाब की। अब इन्होंने साथ में डेटा मेंशन किया है, इन 2017-18 में वीट वाज कल्टीवेटेड ऑन 3,512,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो मतलब वीट की जो कल्टीवेशन हुई थी वो 3,512,000 हेक्टेयर्स में हुई थी, 1,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में हुई थी। ठीक है, कल्टीवेट, इसको ग्रो किया गया था, इसको सॉन किया गया था। एंड इट्स प्रोडक्शन वाज, और इसकी प्रोडक्शन कितनी हुई थी, 1,78,00,000 टन। ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉन की सी उससे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हुई थी। तो इन 2017-18 राइस वाज कल्टीवेटेड, और जो राइस को कितना कल्टीवेट किया गया था, 3,65,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन पंजाब। एंड इट्स प्रोडक्शन कितनी हुई थी, अराउंड 133 लाख टन, और इसकी प्रोडक्शन कितनी हुई थी, 133 लाख टन्स में हुई थी। ठीक है, तो बेटा आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जो हम पंजाब इकॉनमी करें चाहे इंडियन इकॉनमी करें, उसमें हम जैसे डेटा मेंशन करेंगे उसके बेसिस पे हमें स्कोरिंग होगी, तो आपने डेटा ज़रूर मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपके पास कमर्शियल क्रॉप्स। पंजाब प्रोड्यूस मैनी इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स। अब आपको देखो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, कौन कौन सी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ये प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं। पंजाब प्रोड्यूस मैनी इंपॉर्टेंट commercial crops like cotton, sugar cane, oil seeds, etc. In 2017-18, sugar cane was cultivated on 96,000 hectares. तो sugar cane जो cultivate कितना हुआ था, 96,000 hectares of land in Punjab, and its production was 802,000 ton. और इसकी production कितनी हुई थी, उससे कितने गुना इसकी production हुई थी, 802,000 tons में हुई थी। In 2017-18 में जो cotton है was cultivated on 291,000 hectares of land in Punjab, and its production was 1,123,000 bales में हुई थी। In 2017-18, oil seeds were grown over an area of 40,000 hectares of land, and its production कितनी हुई थी, 59,000 tons में हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये देखो इसमें क्या करना है कि जब देखो आपको पहले क्रॉप्स के बारे में आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स इन पंजाब। तो आपने खारिफ क्रॉप्स, रावी क्रॉप्स, इसके बारे में भी बताना है, पैटर्न कैसा फॉलो किया जाता है पंजाब की एग्रीकल्चर में। उसके बाद आपके पास आ गया कि उसको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है, उसको आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फूड क्रॉप्स और नेक्स्ट कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, तो इसके बारे में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रीन रेवोल्यूशन।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको ये +2 में भी आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है आपने। अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसमें आप अनप्रेसिडेंटेड भी लिख सकते हो, ट्रेमिडेंस भी लिख सकते हो। ट्रेमिडेंस मीन्स एकदम से बहुत ज्यादा चेंज आना। ट्रेमिडेंस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी especially of food grains in Punjab as a consequences of adoption of new agriculture strategy in the mid 16 is known as green revolution। मतलब जब एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, उसकी प्रोडक्टिविटी में, एक्सपेशली फूड ग्रेन्स हो गया, पंजाब एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज इन द मिड 16 इज नॉन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, मिड 16 में भी हुआ था, अगर आप मतलब इसको 1962 भी लिख सकते हो, 3rd ईयर प्लान में हुआ था ये। ठीक है, इज नॉन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू ट्रेमिडेंस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे भी सिंपल दिया हुआ है, सिंपल आप ऐसे भी बता सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, रेफर्स टू ट्रेमिडेंस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, एकदम से हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। ठीक है, मतलब जो वीट है और राइस है, मैंने कल भी आपको बताया था कि उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी। तो जैसे हम बोलते हैं ना फूड बाउल ऑफ इंडिया पंजाब को, उस टाइम से उसको ये टाइटल मिला था, क्योंकि ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द स्टेट्स को इन्होंने ये फूड लाइक वीट एंड राइस की को प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। फर्स्टली अचीवमेंट्स इसमें आ जाता है कि क्या क्या ग्रीन रेवोल्यूशन से उन्होंने गेट किया। पहले इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। इट लेड टू कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, इससे क्या हुआ, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग आई, क्योंकि लोगों ने फार्मिंग से अर्निंग करनी शुरू कर दी। पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने लेवल पे फार्मिंग करती थे, जिससे सिर्फ उनको प्रॉफिट होता था। ठीक है, जिसको यहाँ पे बोल देते हैं इट लेड टू कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, मतलब पूंजीवादी खेती को प्रमोशन मिली, जिससे अर्निंग भी उनकी होने लगी। इट हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिली। ठीक है, क्योंकि उनको वीट की प्रोडक्शन के लिए, राइस की प्रोडक्शन के लिए उनको लेबर चाहिए होती थी, तो इससे क्या हुआ, उसका फेवरेबल इम्पैक्ट हुआ, रूरल एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ। इट हैज़ प्रमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट हुई। नेक्स्ट है, इट हैज़ इनकरेज्ड द प्लगिंग बैक ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इससे क्या हुआ, इनकरेज हुआ जो प्लगिंग बैक इंक्रीज हुआ प्रॉफिट्स में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इसको काफ़ी हेल्प मिली। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स हैज़ इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली, इससे क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव हुई, उनके जो हालात हैं, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो थोड़ा उससे ऊपर उठे। ठीक है, उनका सब्सटेंशियल लेवल भी आप बोल सकते हो, उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ लिविंग, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, इससे क्या है, उनकी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है किसी भी, चाहे आप वीट की ले लो चाहे आप राइस की ले लो, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। इट प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द नेशन, इससे क्या हुआ कि फूड सिक्योरिटी, कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, पॉवर्टी कम होगी और ऑल ओवर द इंडिया सभी को फूड प्रोवाइड किया पंजाब ने। इंक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, यहाँ पे इंक्रीज हुआ इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वही वाला हो गया कि वहाँ से उनको एग्रीकल्चर के थ्रू उनको अफोर्डेबल प्राइजेस मिलने लगे, जिससे उनको प्रॉफिट हुआ तो उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें सुधार हुआ। देखो बेटा, ये पॉइंट्स हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन और इसकी अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है, तो सिंपल, अगर 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम हर एक पॉइंट्स को आप 2 3 4 लाइंस में एक्सप्लेन करोगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई, इसमें आप डेटा मेंशन कर सकते हो। जैसे अभी हमने लास्ट यहाँ पे डेटा किया था कि उन्होंने कितने एरिया में प्रोडक्शन की, उससे कितने परसेंटेज उनको प्रोडक्टिविटी मिली, वो पॉइंट्स आप साथ में कोट कर सकते हो।
नेक्स्ट फिर इट लेड टू कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग कैसे आई कि लोगों की अर्निंग में सुधार हुआ। पहले वो जस्ट सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए क्रॉपिंग करते थे, बट जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ, तो उससे उनको अर्निंग होनी शुरू हो गई। फिर उसके फेवरेबल इम्पैक्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट में कैसे हुए, आप इसमें एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, कहीं से डेटा उठा के लिख सकते हो कि कितने परसेंटेज उनकी पहले एम्प्लॉयमेंट थी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। फिर उसके बाद क्या है, इट हैज़ प्रमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई। फिर उसके बाद इट हैज़ एनकरेज द प्लगिंग बैक ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इससे जो इंक्रीज प्रॉफिट्स हुआ एग्रीकल्चर, फिर इकोनॉमिक कंडीशंस जो है फार्मर्स की वो इम्प्रूव हुई। फिर उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस में आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि जैसे वो पहले बहुत ही प्रीवियस ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते थे अपनी फार्मिंग में, पर जैसे जैसे उनकी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूव हुआ, वो कैपिटलिस्टिक वो ज़्यादा मशीनरी यूज करने लगे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में और सुधार हुआ। ठीक है, HYV सीड्स यूज करने लगे, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें और इम्प्रूवमेंट हुई। फिर पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी में सेम एज इट इज आप बता सकते हो कि पहले पर हेक्टर उन्होंने सोन कितना किया था, कितने एरिया में किया था, उसके बाद उनकी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी में कैसे इंप्रूवमेंट आया। फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी टू द नेशन, इसमें आप वो वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि पंजाब इज नॉन एज द फूड बॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिर ये क्या है कि ऑल इट प्रोवाइड फूड टू ऑल रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद इंक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, ये आप उसमें लिविंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि वैसे पहले पॉवर्टी थी, ठीक है, धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। नेक्स्ट है फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, उससे कई चीज़ों में लॉसेस भी हुए, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे लिमिटेड टू सम मेन क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था कि सिर्फ कुछ क्रॉप्स पे ही लोग लिमिटेड हो गए थे। जैसे उन्होंने देखा कि वीट एंड राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, वीट, राइस एंड मेज, सिर्फ इन्हीं को प्रोड्यूस किया जाता था, बाकी जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल स्टॉप कर दी थी। ठीक है, तो मतलब वो हमें कहीं और किसी कंट्री से या किसी और स्टेट से वो इंपोर्ट करवानी पड़ती थी, क्योंकि हमने उन सिर्फ लिमिटेड कर दिया था। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर अंडर न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर क्या हुआ इसके अंडर जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी आई, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से आई, उससे क्या हुआ, हाईली कैपिटल इंटेंसिव हो गई। मतलब इसमें सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव का मतलब सिर्फ मशीनरी का यूज बढ़ गया, लेबर कम हो गए। जब देखो मशीनरी का यूज बढ़ जाएगा, लेबर कम होंगे, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। जैसे अभी उन्होंने पॉइंट बताया कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, पर जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आने से प्रोडक्टिविटी में सुधार होता गया, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होते गए, तो उससे क्या है कि लोग कैपिटल इंटेंसिव पे ज़्यादा बेसिस हो गए, और उन्होंने जो ट्रेडिशनल मतलब लेबर से वर्किंग ले रहे थे वो स्टॉप हो गई, जिससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज हुई। हैंस इट हैज़ बीन बेनिफिशियल टू रिच एंड लार्ज फार्मर्स ओनली। तो इससे क्या है कि सिर्फ जो रिच हैं और लार्ज फार्मर्स हैं उन्हीं को इसका बेनिफिट मिला। नेक्स्ट है इट लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन पंजाब ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स। इससे क्या है कि देखो HYV सीड्स के साथ साथ वो जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज करने लगे। ठीक है, जब केमिकली फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो उसका हार्मफुल इम्पैक्ट सॉइल पे भी होता है, साथ साथ में एनवायरनमेंट पे भी होता है। हाँ जी बेटा, किसका माइक ऑन है? देखो उसके बाद क्या है, इट लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन पंजाब ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स। इससे क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेड हुई पंजाब की, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के डिग्रेड में लोगों ने केमिकल यूज करने ज़्यादा शुरू कर दिए, जिससे क्या है सॉइल के साथ साथ एनवायरनमेंट भी डिप्लीट हुआ। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इससे क्या हुआ कि जो यूटिलाइज अंडरग्राउंड वाटर है उसका मिस यूटिलाइजेशन हुआ, उसको प्रॉपर यूज नहीं किया गया,
Excessive use of chemical fertilizers have created serious health problems for the people. जब एक्सेसिव, जब बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल यूज किए गए, उससे क्या हुआ कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई लोगों को, जैसे कैंसर हो गया। बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो फर्टिलाइजर्स की वजह से ही होते हैं। जो फूड है वो, मतलब जो केमिकली फूड है वो हमारे अंदर हम इनटेक करते हैं, उससे हमारी बहुत सारी डिजीजेस। अब भी हम सोचे कि हम कहते नहीं हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला फूड खाना है या ऐसे खाना है कि वो हमें ज़्यादा रेट पे मिलते हैं, जो एकदम से केमिकली उन्होंने स्प्रे की होती है, जिससे एकदम से थोड़े दिन में, जैसे आपने देखा है कि बहुत सारी जो फूड क्रॉप्स हैं वो जल्दी ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी इन एग्रीकल्चर हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसी पॉइंट को यहाँ पे कोरिलेट किया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न मशीनरी का यूज होगा एग्रीकल्चर में, उससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट है सजेशन फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को और इम्प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स लिखे, आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो जो आपके माइंड में आए। देखो, एक्सपेंशन टू मोर क्रॉप्स, इसका मतलब है कि अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट सारी क्रॉप्स को हम ग्रीनरी तो कहते ही हैं, उसमें क्या करना चाहिए कि हमें और बहुत सारी क्रॉप्स को मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, साथ साथ में हमें मल्टीपल क्रॉपिंग भी करनी चाहिए। सिर्फ हमें 2 या 3 क्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। देखो, जब हम एक ही सॉइल में सिर्फ 2 तरह की क्रॉप्स या 3 तरह की क्रॉप्स लगाई जाएंगे, इससे क्या है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो उसको भी इंक्रीज करने के लिए हमेशा क्या है, एक्सपेंशन करना चाहिए। हमें एक ही जो सॉइल है उस पर अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करवाना चाहिए, ये कल्टीवेट करके देखना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन लाइक मोर लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि स्पेशल प्रोविजन देना चाहिए लोगों को, जो फार्मर्स हैं उनको ज्यादा लोन देना चाहिए, ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर नेक्स्ट क्या है, सब्साइज्ड इनपुट्स, मतलब सब्साइज्ड इनपुट्स फॉर स्मॉल फार्मर्स। तो जो उनकी लाइक इनपुट्स हैं, जैसे जिससे जैसे ट्रैक्टर हो गया या फर्टिलाइजर्स हो गए या उनकी जो मेन्योर है, उन पे उनको सब्साइज्ड रेट्स पे उनको वो देनी चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड। स्पेशल ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू फार्मर्स। फार्मर्स को उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्पेशल कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए गवर्नमेंट को, कि जिससे वो अपनी थोड़ी सी लैंड पे अच्छी सी क्रॉपिंग कर सके। नेक्स्ट है अडॉप्शन ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर टेक्निक। अडॉप्ट करनी चाहिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर टेक्निक्स, जैसे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें हमें मैन्योर यूज करनी चाहिए। जो वेस्टेज है एग्रीकल्चर क्रॉप्स की, लाइक वेस्टेज ऑफ काउ डग वगैरह, जो भी उनकी एनिमल्स की वेस्ट है, उनको हमें एज अ मैन्योर बना के, फर्टिलाइजर्स बना के उनको यूज करना चाहिए, ताकि हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें। इस सिचुएशन में आप अपना पॉइंट दे सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रमोट, नेक्स्ट पॉइंट है एफर्ट शुड बी मेड टू प्रमोट ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर्स। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन करनी है और जो वाटर है उसका एफिशिएंट वे से यूज करना है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है जस्टियल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज हमें नॉर्मल लेवल पे करना चाहिए, कम करना चाहिए। हमें ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमने एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना है। तो these are the important points which I had mentioned, but you have to try to write another points। ठीक है, आपको जो भी लगता है कि आप और कोई भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, तो आप अपने वे से जो आपको समझ आता है। जैसे देखो, ये आपने, मैं इससे आपको आइडिया दे सकती हूँ, फेलियर्स, ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ पे फेल हुई है, उसके बेसिस पे आप जो भी फेलियर्स है उसको अच्छे से रीड करो, उसको समझो टेक्निकल लेवल पे, और उसी के बेसिस पे आपने ये सजेशंस देने हैं कि आप अपने लेवल पे कौन कौन सी जो ग्रीन रेवोल्यूशंस में इम्प्रूवमेंट चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए, वो मैं पूछती हूँ। पहले ये वाली चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार दोबारा से। यहाँ तक तो वैसे यहाँ तक हमारा कंप्लीट है।